Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today we are going to discuss laws of chemical combination, in which we will discuss 4 laws for 11th chemistry. Let's see. Today's topic is laws of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स, उनके नियम। हमारे पास बेसिकली जब भी केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो 5 रूल्स हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ हैं हमारे पास। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है। फिफ्थ लॉ है Gay-Lussac's law। of combining gaseous volumes। देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो सबसे पहला लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन का बना था, और ये लॉ फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। दूसरा लॉ जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, वो लॉ J.L. प्रॉस्ट ने दिया था। J.L. प्रॉस्ट। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, वो डाल्टन ने दिया था। ये साइंटिस्टों के नाम हैं जिन्होंने ये लॉ दिए। फोर्थ लॉ रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किस साइंटिस्ट ने? रिचर। और पांचवा लॉ गे-लुसैक नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। ये पहले चारों लॉ मास पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। ये चारों के चारों लॉ एटॉमिक मासेस पर बेस्ड है। सिर्फ एक ही ऐसा लॉ है जो वॉल्यूम्स पर बेस्ड है। और गैसेस जब कंबाइन होती हैं तब ये लॉ अप्लाई होता है। ये जो फोर्थ लॉ है ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे सिलेबस से हटा दिया है। तो आज के लेक्चर में हम ये वाले लॉज पढ़ने वाले हैं, लॉ नंबर 1, 2, 3 एंड 5th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉ 1, first law, which one is law of conservation of mass। what does this law says to us? ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, मास हमेशा कंजर्व रहेगा in any
केमिकल और फिजिकल चेंज, कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज हो, मास रिमेन्स कंजर्व्ड। मास कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। आप किसी भी चीज के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन neither be created nor destroyed। एक केमिकल रिएक्शन के लिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल। अब देखिए जरा एक एग्जांपल लेते हैं हम केमिकल चेंज का। मैंने एक ट्यूब ली है जिसके दो लिम्स हैं, दो लिम्स हैं इस ट्यूब के, और इस ट्यूब को बोला जाता है लैंडॉर्स ट्यूब। एक ट्यूब जिसके दो लिम्स हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं लैंडॉर्स ट्यूब। इसके एक लिम्ब में मैंने फिल कर दिया है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और इसके दूसरे लिम्ब में फिल कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इस ट्यूब को ऊपर से सील कर दिया है, कॉर्क फिट करके बंद कर दिया। अब इसका वेट किया गया, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया गया, दोनों सॉल्यूशंस को इसे थ्रोली शेक किया, अच्छे से मिक्स कर दिया जब हमने, तो इन दोनों के बीच में केमिकल चेंज हो गया होगा, दो केमिकल्स मिक्स हो गए। वो क्या केमिकल चेंज हुआ वो देखिए। जब हमने NaCl एक्वस को रिएक्ट करवाया है AgNO3 एक्वस के साथ, तो NaNO3 बनेगा प्लस AgCl बनेगा। लेकिन जो टोटल वेट रिएक्शन से पहले था और रिएक्शन के बाद शेक कर लिया हमने, उसको थोड़ी देर छोड़ भी दिया, रिएक्शन हो चुका है, उसके बाद जब दोबारा इसको वेट किया गया, इसका वेट किया गया, तो इसका मास उतना ही था जितना कि पहले। तो एक केमिकल चेंज में कभी भी मास डिस्टर्ब नहीं होता, और इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करे। देखिए यहाँ पे Na 1 है, Na 1 है, NO3 कंप्लीट 1 है, 1, Ag 1, Ag 1, Cl 1, Cl 1। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉर केमिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखिए। आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट करें तो वो वाटर में बदल जाएगा, और वाटर को अगर थोड़ा ज्यादा कूल कर दें तो वो आइस में बदल जाएगा। लेकिन टोटल मास ऑफ आइस और टोटल मास ऑफ वाटर हमेशा कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा। जितना
बर्फ है उसके पिघलने पर जो पानी बनेगा वो भी इसी के वेट के इक्वल होगा, और जितना पानी है अगर आप उसको फ्रीज करते हो तो उससे जो बर्फ बना है उसका वेट पानी के वेट के इक्वल रहेगा। तो कोई भी केमिकल या कोई भी फिजिकल चेंज हो, दोनों में मास हमेशा कंजर्व रहता है। हम मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पर साइंटिस्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन ये था E इज इक्वल mc स्क्वायर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी हमने अब तक क्या पढ़ा, जितना भी लॉ हमने पढ़ा उसमें हमने ये सुना था कि मास किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में डिस्टर्ब नहीं होता। अगर मास डिस्टर्ब नहीं हो रहा, फिर भी हम कई बार कई इक्वेशंस में देखते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। तो मास कहाँ गया? वो मास रिएक्टेंट्स का जो मिसिंग है प्रोडक्ट्स के इक्वल नहीं आ रहा। प्रोडक्ट का मास कम है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, जो मिसिंग मास है वो कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, और उस रिएक्शन में हमें एनर्जी भी मिल रही है। तो E इज इक्वल mc स्क्वायर यही बताता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास कम हुआ है उतनी ही एनर्जी बनी होगी। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसी लॉ में एक पॉइंट और ऐड किया आइंस्टीन ने। इसके बाद इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लॉ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस पर सिर्फ इस इक्वेशन के थ्रू ही अप्लाई हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो उसमें जितना मास में कमी आ रही है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी बन रही होगी। ठीक है, इसी इक्वेशन के थ्रू ही हम बाकी न्यूक्लियर रिएक्शंस पर ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी जो मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए पढ़ाया था आपको कि मास ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, वो चीज़ें न्यूक्लियर रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट लॉ पर आते हैं। हमारे नेक्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लॉ J.L. प्रॉस्ट ने दिया था। कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोनेंट्स का रेशियो फिक्स रहेगा बाय मास। एक प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमने उस रेशियो को चेंज किया तो वो सब्सटेंस भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, H2O वॉट एवर द सोर्स चाहे कुछ भी हो, सी वाटर, रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इंडियन, अमेरिकन, कहीं का भी पानी है, अगर वो पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा बाय मास। देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक एटम का मास 1 होता है, तो 2:1 रेशियो। ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मास 16, 2:16 इट इज 1:8। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 रहेगा। ये लॉ यही कहता है, इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। डेफिनेट फिक्स रहेगा, प्रपोर्शन रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ये लॉ यही कहता है। केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ, a chemical compound is always found to be made up of। हम हमेशा एक केमिकल कंपाउंड को देखेंगे कि वो बना हुआ है the same elements, उन्हीं एलिमेंट्स से combined together in same fixed proportion by mass।
कंबाइंड टुगेदर, जो आपस में जुड़े हुए हैं, इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जो मासेस के एक फिक्स रेशियो में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, पानी एक केमिकल कंपाउंड है, वो हमेशा मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा पानी, हमारे इंडिया में पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कहीं और पर वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्हीं एलिमेंट से बना होगा अगर वो एक प्योर कंपाउंड है तो पानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। कंबाइंड इन टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और वो सेम एलिमेंट हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन हुए होंगे उस सब्सटेंस को बनाने के लिए। ये लॉ भी लिमिटेशन रखता है। वो लिमिटेशन क्या है वो देखिए। अगर यहाँ पर आइसोटोप्स को कंसीडर किया जाए और हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया जाए, तो ये बन गया 2:2 रेशियो 1:16, क्योंकि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम जिसका मास है 1, दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम जिसका मास है 2, एक और आइसोटोप भी है ट्रिटियम जिसका मास है 3। तो अगर ड्यूटेरियम यहाँ आ जाता है तो ये होगा 4:16, 1:4, रेशियो डिस्टर्ब हो गया, 1:8 नहीं रहा, रेशियो डिस्टर्ब हो गया। कब ये फेल होता है? अगर हम किसी एलिमेंट के आइसोटोप को उस एलिमेंट की जगह पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिमिटेशन इस लॉ की, वो ये है कि रेशियो जरूरी नहीं कि सेम होने पर कंपाउंड भी वही आए। जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखिए ध्यान से, C2H5OH और CH3OCH3, ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स, आइसोटोप्स के केस में भी ये लॉ फेल हो रहा है, आइसोमर्स के केस में भी ये लॉ फेल हो रहा है। आइसो मतलब सेम, मर मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स। ऐसे कंपाउंड जिनको बनाने वाली यूनिट्स जो है वो सेम है। देखो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इधर 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। इन दोनों को बनाने वाले पार्ट्स जो है, यूनिट्स या पार्ट्स, मर्स, वो आइसो हैं, सेम है। देखिए दोनों में कार्बन अगर 2 है तो कार्बन का वेट दोनों में 24 हुआ, एक का 12 तो 2 का 24। हाइड्रोजन दोनों में 6 है, दोनों में हाइड्रोजन का मास तो 6 हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 का 6। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का रेशियो दोनों में, दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो ये हमारा रेशियो बनकर आ रहा है 24:6:16। दोनों पर ये रेशियो अप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। ये है इथेनॉल, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और ये है मिथॉक्सीमीथेन। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये लॉ आइसोमर्स के केस में भी अप्लाई नहीं होता। मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ाया। ये लॉ ये कहता है कि एक कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से ही बना होता है, और वो सेम एलिमेंट्स उसको बनाने के लिए एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में जुड़े होते हैं। लेकिन ये लॉ 2 जगह फेल हो गया। पहली जगह जब हम एक एलिमेंट के एटम को उसके आइसोटोप के एटम से रिप्लेस कर दें, उस समय मासेस का रेशियो सेम नहीं रहने वाला। दूसरी जगह जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमर ले लिया जाए तो दोनों में रेशियो तो सेम होगा, लेकिन दोनों कंपाउंड सेम नहीं होंगे, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। तो ये 2 इसकी लिमिटेशन है। लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जेएल प्रोस्ट ने दिया था। हमारा थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
ये लॉ डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम अलग अलग रेशो में कंबाइन हो तो वो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, और अगर उनमें से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरा एलिमेंट का मास जो पहले के फिक्स मास से जुड़ रहा है उसका जो रेशो है सभी कंपाउंड्स में, वो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। हो सकता है वो मल्टीपल भी आए। देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में कंबाइन होके 5 कंपाउंड बनाए हैं, अलग अलग रेशो में कंबाइन होके 5 कंपाउंड बनाए हैं। जैसा कि मैंने कहा, लॉ की पहली लाइन यही कहती है, जब दो एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग रेशो में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला कंपाउंड जो इन्होंने बनाया वो था N2, दूसरा था NO, तीसरा N2O3, चौथा N2O4 और पांचवा था N2O5। ठीक है। इन सभी कंपाउंड्स में देखा जाए तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पे 14 × 2 28, 14 × 2 28, 14 × 2 28, 14 × 2 28 है। इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का मास 28 है। देखिए अब आगे, सिर्फ इसे छोड़कर, तो मैं इसमें भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे कंपाउंड को तो नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा। 28, 28, 28, 28, 28। ऑक्सीजन का मास यहां 16 है क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। यहां ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 32 मास है। यहां ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, 48, 64, 80। 5 एटम्स हैं तो मास 80 हुआ। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है ना, तो 2 का 16 × 2 32, 16 × 3 48, 16 × 4 64, 16 × 5 80। वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है उसका रेशियो अगर देखा जाए सभी कंपाउंड्स में तो होल नंबर सिंपल रेशियो आता है। देखिए ध्यान से, 1:2, 2:3, 4:5, 16 × 16, 2 × 32, 3 × 48, 4 × 64 एंड 5 × 80। ये लॉ यही कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में अलग अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, और उनमें अगर एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे का मास जो पहले वाले के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है उसका जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये लॉ डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस लॉ की डेफिनेशन ये होगी, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 एलिमेंट जुड़ जाते हैं टू फॉर्म 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, then the masses of one element, एक एलिमेंट के मासेस which combine with fixed mass of other, जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है। वो एक एलिमेंट के मासेस जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं बियर अ सिंपल रेशियो 2 बनाकर, बियर सिंपल रेशियो, वो सिंपल रेशियो रखते हैं टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं हम। देखिए ध्यान से, इस बार मैं कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास 12, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 और यहां 32। देखिए रेशियो क्या है,
1:2, 1:2। जब एक एलिमेंट दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है और वो दोनों मिलकर अलग अलग रेशो में अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तब जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है उसके मासेस का रेशो कैसा होगा? सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। हमारा अगला जो लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस वॉल्यूम्स। ये लॉ गे-लुसाक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और ये लॉ कहता है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपने वॉल्यूम्स के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उनके वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उसके साथ भी उनके वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, आगे जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये बैलेंसिंग में जो हम आगे लिखते हैं वो इनके स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, वो बताते हैं कि कितना वॉल्यूम इन्हें लिया गया है। हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन क्लोराइड 2 वॉल्यूम। रेशियो बना 1:1:2। रेशियो है 1:1:2। ये लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस वॉल्यूम्स। ये कहता है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होती है तो अपने वॉल्यूम्स के साथ कुछ ऐसा करती है कि उनका रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। वो कभी फ्रैक्शन भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। गैसेस जब भी कंबाइन होंगी उनके वॉल्यूम्स का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा और प्रोडक्ट के साथ भी वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो ही होगा अगर प्रोडक्ट गैसेस हैं तो। देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है when gases react, when gases react together, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं they always do so in volumes। वो हमेशा वॉल्यूम्स में कुछ ऐसा करते हैं which bear a simple ratio to one another। कि वो एक सिंपल रेशियो रखती है एक दूसरे के साथ। उनके वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल होता है एक दूसरे के साथ। एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स के साथ भी इफ दे आर ऑल्सो गैसेस। और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स के साथ भी इफ दे आर ऑल्सो गैसेस, अगर वो भी गैसेस हैं तो। लेकिन ये लॉ अप्लाई सिर्फ तभी होगा जब हमने सारे वॉल्यूम्स को सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में मेजर किया है। all measurements when all measurements are done under similar temperature and pressure conditions। ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब ये सारे वॉल्यूम्स जब हमने मेजर किए हैं वो सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में किए हैं। तो ये हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू क्लास। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।